तो स्वागत है सभी का विक्की सर क्लासेस में। और विक्की सर क्लासेस की इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए, हम लोग फिलहाल स्टडी कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसका फर्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर किया है। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डियर क्या क्या स्टडी किया, हमने स्टडी कर लिया है इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया है, और एग्रीकल्चर सेक्टर स्टडी कर लिया है। ये भी मैंने आपको बताया था, इस पूरे चैप्टर की स्टडी 7 पॉइंट्स के साथ की जानी है। और 7 पॉइंट्स कैसे याद करने हैं, कैसे बताया था, 2 शन है, 2 सेक्टर हैं, 2 स्ट्रक्चर हैं और फॉरेन ट्रेड है। तो उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्लास के अंदर बस की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे और फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डियर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी। तो एक सेंटेंस के अंदर आप बता सकते हैं कि पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन बहुत ही पुअर थी। अब सवाल ये, पुअर थी तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जो ये बताएंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन पुअर थी। तो आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी एक वर्ड देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज को लगाना। लेकिन यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं हम क्या यूज कर रहे हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रीज को हटाना। अब जब हम कह रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को हटाना, तो आपको यह भी समझना होगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के आने से पहले इंडिया में इंडस्ट्रीज कौन सी रन हो रही थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जहां पे हाथों से काम किया जाता है, क्या कहलाती हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज हटाई जा रही थी, तो कौन सी इंडस्ट्रीज हटाई जाएंगी, जो कि बहुत बेस्ट काम कर रही थी। और बेस्ट कौन सी काम कर रही थी ब्रिटेन के आने से पहले, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो सेकंड पॉइंट आता है क्या, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज को हटाया गया है। कौन सी इंडस्ट्रीज को हटाया गया है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हटाया गया है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हटाया गया तो इसके कुछ बुरे प्रभाव रहे। तो अब देखिए पॉइंट यहां पे क्या आ जाता है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन। यहां पर डिक्लाइन ऊपर लिखा गया है, थोड़ा देखेंगे ध्यान से, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हुआ, उसके भारतीय इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या बुरे प्रभाव रहे, क्या बैड इंपैक्ट्स रहे, वो भी आपको समझना होगा। तो देखिए, जब डियर इंडस्ट्रीज क्लोज होती हैं, जब इंडस्ट्रीज क्लोज होंगी, देखिए अगर मान लो इंडिया में कोई इंडस्ट्री चल रही है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बेरोजगारी आएगी। फिर अगर इंडस्ट्रीज थी तो इंडिया में फिनिश गुड्स रेडी हो रहे थे, लेकिन जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो डियर हम फिनिश गुड्स, हमारे यहाँ फिनिश गुड्स बनने बंद हो गए और हम लोग डिपेंड करने लगे किस पे, इंपोर्ट पे। तो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं आप, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यानी जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हुई, उसके 2 बुरे प्रभाव हुए। एक तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, और दूसरा हम लोग फिनिश गुड्स के लिए किस पे डिपेंड हो गए, इंपोर्ट पे डिपेंड हो गए। ओके जी, तो देखिए अगर हम आगे स्टडी करें इसको, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पहला पॉइंट हमने देखा पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर हमने कहा डी इंडस्ट्रियल किसका हुआ है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का हुआ है, उसके बुरे प्रभाव क्या हुए वो भी मैंने स्टडी कर लिया। अब थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। लैक मींस क्या हो गया, कमी। अब देखिए इंडस्ट्रीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, एक होती है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो डियर इंडिया में ब्रिटेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज तो बनी, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो ब्रिटेन के लोगों ने यहां पे लगने ही नहीं दी, क्योंकि ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि हम लोग मशीन के लिए, यानी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो मशीन प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में ऐसी इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी ना लगें। वो चाहते थे कि इंडियंस मशीन्स के लिए पूरी तरह से ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहें। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी भारत में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी रही। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मान लेते हैं इंडिया का जीडीपी उस टाइम 100 रुपीज का था। तो डियर इस 100 रुपीज में जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम था। मैक्सिमम पार्ट तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था। किससे आ रहा था,
एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपए है, अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपए है तो 100 में से 80 रुपए तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे थे। तो आप समझिए, अगर 100 में से 80 रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे थे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है और सर्विस सेक्टर भी है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना लेस होगा। तो हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारे टोटल जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मींस सरकार से मतलब आ रहा है कि सरकार का रोल बहुत ही कम था। कुछ एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया भी, और वो एरिया कौन कौन से हैं? रेलवे के अंदर काम किया, पावर जनरेशन में काम किया, कम्युनिकेशन में काम किया गया है, थोड़ा बहुत पोर्ट्स में काम किया गया है, लेकिन इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है ना। तो हम कह रहे हैं ये रोल कैसा हो गया? लिमिटेड हो गया। सिर्फ रेलवे में काम किया है, पावर जनरेशन में काम किया है, कम्युनिकेशन में काम किया है, पोर्ट्स में काम किया है, जबकि और बहुत सारे फील्ड ऐसे रह गए जहां पे सरकार को काम करना चाहिए था लेकिन सरकार काम नहीं कर रही थी। ओके जी, फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या जाता है कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्यों किया गया, इसके पीछे ब्रिटेन का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो डियर आप देख रहे हैं, एक तो हम ये समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर मैं कह रहा हूं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डियर, तो आप साथ में कह सकते हैं कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहते हैं या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, ये एक ही बात है। क्योंकि कौन सी इंडस्ट्रीज हटाई जाएंगी? जो इंडस्ट्रीज बढ़िया काम कर रही थी। और कौन सी बढ़िया काम कर रही थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही क्या है? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखिए इसके पीछे टू फोल्ड मोटिव था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में खत्म हो जाएं। इसके पीछे उनका मोटिव क्या था? तो टू फोल्ड मोटिव था, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। वो भारत से रॉ मटेरियल बहुत ही चीप रेट पे खरीदना चाहते थे। अब अगर इंडिया में भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रन होती रहती तो रॉ मटेरियल में कंपटीशन हो जाता। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल चाहिए और ब्रिटेन के लोगों को भी रॉ मटेरियल चाहिए, तो बहुत ज्यादा खरीदने वाले लोग हो जाते। और अगर खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं डियर, है ना, तो क्या हो जाता है? वहां पर रॉ मटेरियल का प्राइस हाई हो जाता। लेकिन अगर इंडिया में खरीदने वाले लोग हैं ही नहीं और सिर्फ खरीदने वाले ब्रिटेन के ही लोग रह जाएंगे तो रॉ मटेरियल कैसा हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। ब्रिटेन के लोग बहुत ही सस्ती कीमतों पर कच्चा माल खरीदना चाहते थे। ओके जी, सेकंड पॉइंट देखिए क्या करें? टू सेल फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। और वो क्या चाहते हैं? भारत में जो फिनिश गुड्स लाएंगे वो लोग हायर प्राइस पे सेल करें। अगर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चलती रहती और वहां भी गुड्स का प्रोडक्शन होता तो मे भी ये पॉसिबल था कि अंग्रेज लोग यहाँ पे जो फिनिश गुड्स लाते उनका प्राइस उन्हें बहुत कम करना पड़ता। लेकिन जब इंडिया की हैंडीक्राफ्ट गुड इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं तो अब वो जो भी बनाएंगे लोगों को वही खरीदना पड़ेगा। और वो किस दाम पे खरीदा जाएगा? जो दाम ब्रिटेन के लोग लगाएंगे। यानी ब्रिटेन के लोग भारत में फिनिश गुड्स ला रहे हैं और वो हायर प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए इसके, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट और दूसरा टू सेल फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। अब डियर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो क्यों गया। देखिए पहले हमने बात की है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अब हम क्या करें कि डिक्लाइन हो क्यों गया। तो डियर एक सिंपल लाइन में आंसर आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी या डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी की वजह से ऐसा हो गया। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी डियर? अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन का यानी भेदभाव, जो टैरिफ पॉलिसी थी, जो टैरिफ पॉलिसी थी उसके अंदर भेदभाव था। और क्या भेदभाव था? देखिए अगर इंडिया से हम कह रहे हैं ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा था। अब जब भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा था तो उस पर कोई टैक्स इंपोज नहीं किया गया, यानी ब्रिटेन के लोगों को बहुत ही सस्ते दामों पर कच्चा माल मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या करें? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स। फिर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं वो इंडियन मार्केट में आ रहे हैं और वो फ्री आ रहे हैं, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या करें? हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट।
अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गुड एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो उस पर बहुत ऊंचा टैरिफ लगाया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ जब ब्रिटेन के लिए कच्चा माल जा रहा है कोई टैक्स नहीं है, एक और क्या, जो ब्रिटेन से फाइनल गुड्स आ रहे हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उस पर हैवी टैक्सेशन है। तो इससे क्या होगा डियर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गुड्स महंगे हो जाएंगे कंपेरेटिव टू ब्रिटिश गुड्स, और जिसकी वजह से उनकी सेल बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब सेल नहीं होगी, कोई भी इंडस्ट्रीज क्यों चलाई जाती है, पैसा कमाने के लिए। तो जब बहुत टाइम तक उनके गुड्स सेल नहीं हुए तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्लोज हो गई। तो बिल्कुल क्लियर है, इन 3 पॉइंट्स की वजह से क्या रहा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का अंदर डिक्लाइन हो गया या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पे देखने को मिलता है। ये सारा हमने आपको कराई दिया है। अब डियर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ये आपको समझना होगा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मॉडर्न इंडस्ट्रीज पे ब्रिटेन के लोगों ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो हम क्या करें, ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यहां पे क्लियर वर्ड आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर की वजह से, ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू केम अप ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई हैं, किसके इनिशिएटिव की वजह से, प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव की वजह से। अब यहां पे इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्रीज की और एक बात करेंगे जूट इंडस्ट्रीज की। अगर हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज की तो हम क्या करें, डोमिनेटेड बाय इंडियंस लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्रीज की तो इनको कौन चला रहे थे, इंडियंस चला रहे थे। डोमिनेटेड मींस कौन चला रहे थे, तो डोमिनेटेड बाय इंडियंस, और कहां पे थी, लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल महाराष्ट्र एंड गुजरात। वहीं जो सेकंड इंडस्ट्री है यहां पे कौन सी आती है, जूट इंडस्ट्री आती है। जूट इंडस्ट्रीज को कौन चला था, डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, और लोकेटेड कहां थी ये, बंगाल के अंदर। और यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेन ब्रेक थ्रू मिला है टिस्को से, जिसका पूरा नाम क्या है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना। कब, 1907, जमशेदपुर झारखंड। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टडी आपको अच्छे से कराई गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा है डियर, फॉरेन ट्रेड। क्या है, फॉरेन ट्रेड। तो अभी आपने देखा इंडिया एक्सपोर्ट किसका कर रहा था, रॉ मटेरियल्स का। तो अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या आता है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। भारत ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या कर रहा था, अगर हम डियर ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड क्या होता है, सेल परचेज करना। लेकिन यहां ट्रेड के साथ में लग गया है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो हम कह रहे हैं भारत किसका एक्सपोर्ट कर रहा है, किसका इंपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं यानी रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है उसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर, हम इंपोर्ट कर रहे थे किसका, फाइनल गुड्स का। यानी हम रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे थे और कॉटन क्लोथ का इंपोर्ट कर रहे थे। हम रॉ सिल्क का एक्सपोर्ट कर रहे थे और सिल्क क्लोथ का इंपोर्ट कर रहे थे। हम क्या बन गए, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बन गए और इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स बन गए। सेकंड पॉइंट देखिए क्या करें, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। हमारे ट्रेड पर एकमात्र अधिकार किसका हो गया था, ब्रिटेन का हो गया था। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया था, मोनोपोली मींस क्या होता है, सिंगल कंट्रोल, है ना। तो हम कह रहे हैं मोनोपोली कंट्रोल, यानी हमारे फॉरेन ट्रेड पर ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल हो गया। और वो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, मोर देन 50%। अब देख रहे हैं यहाँ पे मोर देन 50% ट्रेड कहां रेस्ट्रिक्टेड था कि वो ब्रिटेन से ही किया जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मोर देन 50%, है ना, ट्रेड हमारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो ब्रिटेन से ही किया जाएगा। और अब थर्ड पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेकिन इस पॉइंट पे आने से पहले अगर हम इस पॉइंट को ही समझें कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, जो मोर देन 50% ट्रेड ब्रिटेन से हो रहा था, इसके पीछे मेन रीजन क्या था देखिए। तो इसकी स्टडी आपको फर्दर करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप मैप को देखिए, यहाँ पे लंदन है और यहाँ पे हम बात करें मुंबई की। तो देखिए सुएज कनाल की हम बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सुएज कनाल की। सुएज कनाल की ओपनिंग से पहले यहाँ पर लंदन है और लंदन से इस तरह घूम करके मुंबई तक आना पड़ता था ब्रिटेन के लोगों को। लेकिन जब सुएज कैनाल 1869 में ओपन कर दी गई तो देखिए
ये जो एरिया है ये कितना कम हो गया है, ये जो एरिया है डियर ये कितना कम हो गया है। देखिए आप, ये लंदन से चले, ये लंदन से चले और स्वेज कैनाल के थ्रू ये हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, मुंबई के अंदर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, मुंबई के अंदर। तो जो एरिया इतना लंबा इनको घूम के आना पड़ा था, अब वो नहीं आना है, सिर्फ एक शॉर्ट रूट इन्हें मिल गया है। तो स्वेज कैनाल की स्टार्टिंग की वजह से, जब स्वेज कैनाल की स्टार्टिंग कर दी गई, तो देख रहे हैं आप मोनोपोली कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया। मोर देन 50% ट्रेड कहां से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहां से हो रहा है, ब्रिटेन से हो रहा है। अब ये जो स्वेज कैनाल स्टार्ट हुआ, इसके देखिए बेनिफिट्स क्या क्या हो गए। पहला पॉइंट क्या करें, एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। देख रहे हैं आप, पहले तो घूम के आना पड़ रहा था, अब तो सीधे आ रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में आना कैसा हो गया, इजियर हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर इतना बड़ा एरिया घूम के आएंगे तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन अगर एरिया कम हो जाएगा, यहां से सीधे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कैसे हो जाएगी डियर, कम हो जाएगी। फिर डायरेक्ट ट्रेड रूट, डायरेक्ट ट्रेड रूट मिल गया, घूम के नहीं आना है, एक डायरेक्ट ट्रेड रूट मिल गया है। 5100 माइल्स रिड्यूस हो गया है। जितना पहले एरिया था, जितना हमें रन करना पड़ा था ब्रिटेन को, अब उतना रन नहीं करना है। 5100 माइल्स क्या हुआ, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। किसकी वजह से, स्वेज कैनाल की ओपनिंग की वजह से। तो डियर, आज की क्लास के अंदर हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और फॉरेन ट्रेड को। इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।